ओके ट्रेडर्स, लेट स्टार्ट द टुडे सेशन। आज का सेशन चालू करते हैं हम लोग। कैसे हैं आप सभी लोग? वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? जी प्लीज एक सर। बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। जी थैंक सर, यू आ रही है। वत्सल। ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस फॉर कंफर्मिंग। तो देखते हैं दोस्तों आज कितना हम थोड़ा खींच पाते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं आराम आराम से बोलूँगा, और आप लोग जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप एक बार खुद से अपने हाथों को रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना? उसकी प्रॉब्लम फिर हम देख लेंगे। और एंड के अंदर हम लोग स्ट्रेटेजी देखेंगे वी वेब की। अब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, पोजिशनल है, लेकिन स्कैल्पिंग में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उसको देखेंगे कि हम कैसे उसको स्कैल्पिंग में यूज़ करेंगे, कैसे पोजिशनल यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। डॉलर इंडेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने है। आई होप सभी लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं। डॉलर इंडेक्स के अंदर जितने भी नेगेटिव न्यूज़ आप बोल लो, भाई सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ क्या थी डॉलर इंडेक्स के? सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ये थी कि जो फेड है उसने बोला था कि हम सितंबर तक, टिल सितंबर, वी डिड नॉट गोइंग टू इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट्स। हम इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो विच इज द नेगेटिव न्यूज़ फॉर द डॉलर, ठीक है ना? अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होंगे तो डॉलर की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। सेकंड, यूएस डेट सीलिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीक बताया। यूएस डेट सीलिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था। तो यूएस डेट सीलिंग का जो पेमेंट का टाइम है वो 1 जून के आसपास गवर्नमेंट का टाइम आ रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट नेगोशिएशन कर रहा है, या अभी पेमेंट कैसे करा जाए डेट का, उधारी का, उसको अभी देख रहा है। लेकिन ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है कि अमेरिका की इनकम मान के चलो $100 है, और उसके एक्सपेंसेस $150 है। तो ये $50 जो है उधार लेके काम चला रहा है वो। तो विच इज नेगेटिव फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी। उसके बावजूद भी आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या कहानी है, क्यों जा रहा है डॉलर इंडेक्स ऊपर? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं। क्या कारण है कि डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है? नेगेटिव न्यूज है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव न्यूज आती है तो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, सेल करते हैं, ठीक है ना? लेकिन नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद भी ये ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या लगता है आप लोगों को? थोड़ा सोच के बताएं, ऐसा क्या हुआ होगा? क्योंकि देखिए, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये तो वही वाली बात होगी कि 1 घंटा टाइम पास करना है, आप आए, मैंने बोला, आपने देखा, सीखा, चले गए। तो यू हैव टू स्पीक आउट कि भाई दिस इज द रीजन बिहाइंड द डॉलर मूवमेंट, ठीक है ना? डॉलर इसलिए ऊपर आपका गया है, तो कोई ना कोई रीजन तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि रीजन क्या है, आप लोग ऑलरेडी मार्केट में इतने टाइम से हो, क्योंकि जितने भी मैं नाम आज पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देख रहा हूँ, उसमें से 80% लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि वो रेगुलर हमारे वेबिनार्स में आते हैं, ठीक है ना? तो आप, कुछ तो रीजन होगा। नरेंद्र सर, क्या लग रहा है, क्या रीजन है? सनत सर?
वॉइस आ रही है सर? सनत सर, नरेंद्र सर, कल्पेश जी, दिलीप हाँ सिंह जी। जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या हाल चाल सर? बस बढ़िया। क्या लगता है सर, सर आपको? हाँ। मुझे ये लग रहा है सर, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। यूएस की हालत खराब हो रही है जैसे आपने बताया, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज की हालत उससे ज्यादा खराब हो रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो कि आप भाई, ये कह सकते हैं कि भाई जो दूसरी कंट्रीज हैं वो यूएस से भी बुरी कंडीशंस में हैं, इस वजह से डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। कंपैरेटिवली जो ग्रोथ होना कंपैरेटिवली, चाहिए। हाँ हाँ। जी हाँ, वो मुझे लग रहा चलो ठीक है सर, आपने एटलीस्ट बोला, बहुत अच्छा। और कोई बोलना है। चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, एक चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं हम लोग। पहले ना 1920 से और 1944 या 45 तक आपका बेसिकली 1920 से पहले ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सिस्टम चलता आ रहा था। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सिस्टम मतलब कि गोल्ड हम देते थे और उसके एवज में जो भी सामान हमें परचेज करना होता था किसी भी कंट्री से, वो हम परचेज कर सकते थे। या किसी कंट्री को अगर हमारी कंट्री से परचेज करना होता था तो वो गोल्ड देके खरीदना बेचना कर सकते थे। फिर 1944-45 के अंदर गोल्ड को रिप्लेस किया गया, मतलब इसको बोला गया कि डॉलर से इसको रिप्लेस करो। ठीक है ना? गोल्ड की वैल्यू डॉलर में काउंट होती थी। कैसे काउंट होती थी? मान के चलो, $1 का रेट है आपका 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। $1 के अंदर कितने गोल्ड आते हैं? 4 ग्राम ऑफ गोल्ड आता है। और $1 के अंदर कितने आते हैं? 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है। अब मेरे को निकालना है एक्सचेंज का रेट। एक्सचेंज का रेट का मतलब क्या हुआ? मेरे को निकालना है यूएसडी आईएनआर का रेट। तो मैं कैसे निकालूंगा यूएसडी आईएनआर का रेट? $1 इज इक्वल टू ₹2 हो गया। आज की तारीख में क्या है? $1 इज इक्वल टू ₹80 है, लगभग लगभग। $1 इज इक्वल टू ₹2 हो गया। ₹2 कैसे हुआ? $1 के अंदर 4 ग्राम गोल्ड है और ₹1 के अंदर 2 ग्राम गोल्ड है। तो इसको मेरे को अगर इसके बराबर लाना है, डॉलर के बराबर, तो यानी ₹2 बराबर 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो बराबर हो गया। तो $1 की कीमत कितनी हो गई? ₹2। ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम आपका डिसाइड करता है, करता था उस जमाने में। ऐसे एक्सचेंज रेट आपके डिसाइड होते थे। ठीक है ना? गोल्ड के साथ, इसलिए जो गोल्ड की वैल्यू है डॉलर के साथ पैक है। 1971 के अंदर जब रिचर्ड निक्सन साहब यूएस के प्रेसिडेंट आए, तो उन्होंने बोला कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को अबॉलिश करो। मतलब गोल्ड क्या होता था? गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ रिजर्व करेंसी। तो उन्होंने बोला अब आप, पहले कंट्री क्या करती थी, पूरे साल में जो भी धंधा करती थी, व्यापार करती थी और जितना भी कमाती थी उसको जाके फिर गोल्ड परचेस कर लेती थी। ठीक है ना? अमेरिका से। ठीक है, तो गोल्ड को ऐसे रिजर्व करेंसी रखते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई अमेरिका ने 1971 के अंदर देखा कि हमारे गोल्ड के रिजर्व्स खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी अब आप गोल्ड जो है उसको रिजर्व करेंसी नहीं मानेंगे, हम डॉलर को रिजर्व करेंसी मानेंगे। तो इसलिए आज के तारीख में अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा देखोगे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो डेटा है उसमें आप देखोगे कि डॉलर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये कब बना? ये 1944 1945 के अंदर, 1971 के अंदर आपका मीटिंग हुई थी ब्रेटन वुड के अंदर। ब्रेटन वुड एक शहर है जहाँ पे आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इजाद हुआ। तो ये पूरी कहानी है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीजों को नहीं समझोगे तब तक आप डॉलर की मूवमेंट को नहीं समझ पाओ। तो ये तो ऊपरी फंडामेंटल बात है। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात कर ले। टेक्निकल बात ये है दोस्तों, नॉट टेक्निकली, अगर मैं बाजार के साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो साइकोलॉजी वाली बात ये है दोस्तों कि जितनी भी खराब न्यूज आनी थी, जितनी भी खराब न्यूज आनी थी डॉलर में, आपको क्या लगता है कि आज अगर मेरे को यूएस डेट सीलिंग के बारे में पता लगा है, तो मेरे को तो आज पता लगा है ना, और मैं आपको आज बता रहा हूँ। लेकिन जितना भी स्मार्ट मनी है उनको कई महीने पहले पता थी ये बात। उनको कई महीने पहले पता थी बात की सिचुएशन आ रही है और आ सकती है और आएगी। क्योंकि उन जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास है उनके पास कई महीने पहले रहती है इन्फॉर्मेशन। तो उसी के बेसिस पे बाजार की दिशा निर्देश तय होती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले ही सेलिंग कर दी। आपको क्या लग रहा है ये सिंपल
इंटरेस्ट रेट की कहानी है जो डॉलर इंडेक्स को नीचे लेके आए जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो डॉलर इंडेक्स को सिर्फ इंटरेस्ट रेट के चक्कर में लेके आ रहे हैं, नहीं, इसमें कहीं ना कहीं उनको पता था कि अमेरिकन मार्केट का डेट बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इनके पास पेमेंट देने के लिए नहीं रहेगा, तो जितनी भी खराब इंफॉर्मेशन है, चाहे एम्प्लॉयमेंट फिगर का डेटा ले लो, चाहे इंटरेस्ट रेट्स की ले लो न्यूज, चाहे आप यूएस डेट सीलिंग, ये सारी न्यूज ऑलरेडी मार्केट में एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। ऑलरेडी इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई का मतलब ऑलरेडी स्मार्ट मनी सेलिंग कर चुका है। अब क्या होगा जब ये न्यूज बाहर आ रही है, तो आप और मैं लोग क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग करेंगे। सेलिंग करेंगे, ये हमें ट्रैप करेंगे और प्राइजेस को, डॉलर इंडेक्स को ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि अगर मैं टेक्निकली देखूं तो इन्होंने डबल बॉटम यहाँ पे लगाया, और इस लेवल को, जब भी खराब न्यूज आई थी, आपके इंटरेस्ट रेट की न्यूज आई थी कि भाई सितंबर से पहले हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, फिर यूएस डेट सीलिंग की खबर आने लगी, तो उस वक्त बाजार यहाँ पे चल रहा था। यानी इतना खराब न्यूज आने के बावजूद भी इन्होंने ये वाला जो लो है वो नहीं तोड़ा। तो टूटना चाहिए था, इतनी जब बेकार न्यूज आई है तो लो टूटना चाहिए था, बल्कि डॉलर को तो गिर के $98 आ जाना चाहिए था, $96 आ जाना चाहिए था। ये नहीं आया। इनफैक्ट यहाँ से बल्कि उल्टा ऊपर भगने लगा। तो इसका मतलब नेगेटिव न्यूज ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब शॉर्ट टर्म में ये एक बार 103 $104 तक ऊपर बाउंस बैक मार सकता है। अब रीजन क्या है इसका, कि इतने लोअर लेवल पे स्मार्ट मनी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं। वो भाई 113 114 के भाव से बेचता 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 आ रहा है, $100 तक ले आया। ठीक है, 14 पॉइंट गिर दिए। अब वो नहीं चाह रहा कि मैं इतने लोअर लेवल पे इसको बेचूं। वो चाहता है कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेकर आऊं, 103 $104 तक लेके आऊं, या $106 तक लेकर, और फिर मैं इसको वापस सेलिंग चालू करूं, और उसके बाद फिर मैं इसको 98 96 तक लेके जाऊं। तो स्मार्ट मनी हमेशा इस तरीके से प्ले करता है दोस्तों। तो अभी वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में एक बार आपको ऊपर लेके जाएगा 103 25। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यार यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन लोगों ने डॉलर इंडेक्स बेचा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, वो लोग पैनिक में आके अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। शॉर्ट सेलिंग के चलते जब कवर करेंगे तो वो 104.30 तक ऊपर पहुंच जाएगा डॉलर इंडेक्स। फिर थोड़ा सा और ऊपर धक्का मारेगा ये। फिर ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, डॉलर का बॉटम लग चुका है, अब बाइंग कर लो, अब ये प्रीवियस स्विंग हाई टूटेगा, तो वो लोग बाइंग करना चालू कर देंगे। फिर वो डॉलर को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। फिर स्मार्ट मनी अपने पूरे फॉर्म में आएगा, डॉलर को सेल करेगा, और फिर वापस वो नीचे की तरफ इसको धकेलेगा, और फिर जो बायर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। तो यही एक विशेष सर्किल है जो बाजार में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। खैर एनी हाउ, ओवरऑल टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक, ये डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है आपका। अब ब्रेकआउट तो दे दिया, ये ब्रेकआउट तब तक सस्टेन नहीं करेगा जो ये ग्रीन कैंडल है फ्राइडे वाली, इसके हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होता तब तक ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। इसका हाई है 102.28 का। इसके ऊपर आज या कल में क्लोजिंग होना कंपलसरी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, फिर हम क्या तक सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट आपका 104.30 तक का डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है। अदरवाइज अगर उससे पहले इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ और इस कैंडल का लो टूट गया, फ्राइडे वाले लो टूट गया 101.50 का, तो ये वापस उसी ट्रेडिंग रेंज में आ जाएगा जहां ये पहले एक महीने से ट्रेड कर रहा था, इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है कि स्ट्रांग है, इसको ऊपर जाना चाहिए, 103.25 104 तक जाना चाहिए। आज शॉर्ट टर्म एक पुल बैक आया है, तो ये पुल बैक हमें यूज करना चाहिए बाई के लिए। अभी देखो शॉर्ट टर्म पुल बैक आया है, अगर ये 101 80 तक आता है नीचे आज शाम तक, तो हमें इसको बाय करना चाहिए टेक्निकली, और फिर ये वापस तेजी पकड़ेगा। ठीक है ना। और यूरो और जो आपका जीबीपी और गोल्ड वो नीचे रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि 950 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 950 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, 950 के नीचे जैसे इस कैंडल ने दी, देखो क्लोजिंग 950 के नीचे, तो मैंने आपको बोला था ये 837 और 817 के बीच में आएगा। ये लेवल्स मैंने बहुत पुराने मार्क कर रखे हैं, 837 और 817 के बीच में आएगा, क्योंकि पहले भी इसी जोन से टर्न अराउंड हुआ है। अभी देखो थोड़ा सा 845 को लो मारा है, हमारे टारगेट से 10 12 पे ऊपर से थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है, लेकिन ये नीचे आ सकता है। अब बाइंग कहाँ करनी चाहिए यूरो यूएसडी के अंदर, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 780, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 800 का। तो इस जोन के बीच में आप बाय करो, इस जोन के बीच में आप बाय करो। इस वक्त इंस्टीट्यूशंस की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है खड़ी है, जो उन्होंने ऑप्शंस बेचे हुए हैं वो बेचे हुए हैं 750 के वैल्यू पे। यानी इसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए यूरो यूएसडी का।
अगर इसके नीचे गया तो फिर ये आपका 600 से पहले रुकेगा नहीं। 750 एक लास्ट उम्मीद है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गया तो आउट, नहीं तो यहाँ से आपको 50 से 60 पिप या 100 पिप आपको ऊपर, सॉरी यहाँ से 800 से आपको 50 से 60 पिप या 100 पिप तक ऊपर आपको मूवमेंट मिल जाएगा। तो मेरी राय यही है कि 800 को एक बार तोड़ता है या 800 के आसपास आता है तो आप बाई करो। 780 के आसपास आता है तो और ऐड करो। 750 का स्टॉप लॉस डालो क्लोजिंग बेसिस पे। और वहां से आप 850 से लेकर 900 के बीच में जहां भी आपका मन करता हो आप प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरी यूरो यूएसडी की कॉल रहेगी इस वीक की। ऊपर रेजिस्टेंस आपका 1025 पे है। ये मैं इंस्टीट्यूशनल डेटा देख के बता रहा हूँ आपको। 1025 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता, कोई भी बाउंस बैक अगर आता है ऊपर, तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। आप शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे बनानी चाहिए, मान के चलो आप कहते हो सर ये वाला लो आज मान के चलो नहीं तोड़ा, और यहीं से डॉलर इंडेक्स 900 मार गया, 920 मार गया, कहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। तो हम उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। हाई से लेके लो लेवल तक मार्क करेंगे। 50% लेवल मेरा सेलिंग का होगा। ये मेरा 50% लेवल है 1.0968। यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। 78% पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 1.1040 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट मेरे वापस नीचे तक के टारगेट ये रहेंगे कि ये वाला लेवल भी आपका आने वाले समय में टूट सकता है। तो ये बेस्ट लेवल है सेलिंग का 968 के आसपास, यहाँ से 100 पे ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ 1.1040 का। वहां से जाने के बाद ये डेफिनेटली वापस नीचे की तरफ आएगा। ऐसे एक पोजीशन मैंने बनाई थी। एक पेयर है एनजेटी कैट के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको, और उसकी स्टॉप लॉस टेक्निक भी आपको सिखाता हूँ। इसको तो हटाओ, ये वाला। ये मैंने पिछले वीक फाइंड आउट किया था एनजेटी कैट के अंदर। 50% पे मैंने शॉर्ट किया था 8478 पे। यहाँ पे मैंने सेल किया था 8478। सेल किया, नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ गया। स्टॉप लॉस था मेरा 8513, 0.8513, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब चार्ट में देखने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस तो कट गया यहाँ पर, लेकिन नहीं कटा क्योंकि मैंने 8513 का असर लगा रखा था डेली चार्ट। यानी अगर ये डेली चार्ट पे 8513 के ऊपर क्लोज होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखो इसने हाई लगाया आपका 8536, 8536 का हाई लगाया, लेकिन उसी दिन इसने कहाँ क्लोजिंग दिया, 8500 के नीचे क्लोजिंग दिया। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, 8513। तो मैंने पेशेंस रखा। मैंने कहा अगर 8513 के ऊपर ही क्लोज हो जाएगा तो मैं जितना भी लॉस होगा मैं लेके निकलूंगा, नहीं तो मैं लॉस नहीं लूंगा। कहाँ शॉर्ट करा था मैंने, 8478 पे। उसके बाद आप देख लो ये जो लेवल थे, ये जो स्विंग लो, इसके नीचे भी बाजार आपका आ गया। तो ये मैंने मार्किंग कर रखी थी अपने लिए और ये मैंने लगाया। एक बार जब ये यहाँ पे स्टॉप लॉस काटने लगा तो एक बार तो दिल मेरा भी धड़का था, झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार यहाँ पे तो मेरे को भी लगा था यार, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन मैंने कहा मैं रूल्स को फॉलो करूंगा और डेली चार्ट के ऊपर ऐसे लगा के बैठूंगा। तो मैं वेट करूंगा। तो मैं वेट करता रहा करता रहा करता रहा। मैंने कहा ज्यादा दिक्कत होगी तो सुबह उठ के देख लेंगे। मैं रात को 11 बजे तक देखा। फिर मैंने कहा सुबह उठ के 5 बजे उठ के देखेंगे देखेंगे ज्यादा, और कितना नुकसान होगा, 20-30 पिप का और नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब देखा अगले दिन सुबह उठ के, तो ये अच्छा खासा गिरा हुआ था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा अब ये ट्रेड चलेगा, अब ये ट्रेड चलेगा। और ट्रेड चल भी गया, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दिया। तो सेम कंडीशन मैं आपको यूरो यूएसडी में बता रहा हूँ। इसको आप 1.0968 के आसपास बेचना। स्टॉप लॉस लगाना 1.1040 क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे, नहीं तो ये वापस आपका नीचे मिल। पेशेंस रखो बस। हो सकता है एक दिन में लेवल आए, 2 दिन में लेवल आए, सब रखना है। ठीक है ना। हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। अब जीबीपी यूएसडी डेली चार्ट में देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 2440। 2440 दोस्तों वो लेवल है जो हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि ये लेवल होल्ड करता है बार बार, और इस लेवल को जल्दी से नहीं तोड़ता है। तो जब तक ये 2440 को नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। हाँ लेकिन सेफ साइड अब इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं, और सेलिंग के लिए भी हम यहाँ पे फिबोनाची का यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टूल है किसी भी ऑनगोइंग ट्रेंड के अंदर बैठने के लिए। बहुत बढ़िया टूल है। वैसे तो जर्नली मैं यूज करता हूँ 61.8% का, लेकिन जनरली जब हम वेबिनार्स लेते हैं और स्टूडेंटों को बताते हैं ना,
तो वो लोग थोड़ा वेट नहीं कर पाते, वो कहते हैं बहुत दूर हो जाएगा ये है, तो वो मतलब उनकी साइकोलॉजी से हमारी साइकोलॉजी मैच नहीं करती, इसलिए मैं 50% बता देता हूँ, तो चलो यहाँ पे बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे बिकेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका लेवल है 2562 के आसपास का लेवल है आपका, 1.2562 के आसपास आप इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। जीबीपी यूएसडी के अंदर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1.2630 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट वापस इसका लो नीचे 2400 तक का टारगेट है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 2400 तक ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई भी दोस्तों आपका बहुत जबरदस्त बग रहा है, 137.50 का। ये देखो यहाँ तक कोई भी आपका रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ये एक रेजिस्टेंस है। इसका लेवल मैं बता देता हूँ आपको, ये रेजिस्टेंस है आपका 136.70 का। यहाँ तक तो कम से कम ये टेस्ट करने जाएगा जाएगा। 136.70 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो अगला टारगेट इसका 137.50 का है। नीचे जब तक ये 134.50 नहीं तोड़ेगा, तब तक कोई भी टिप आती है आपकी तो आप बाइंग ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जब ये नीचे गिरने लगेगा तो ये भी मानना कि यहाँ से 135.70 से और 134.50 का कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, फ्री फॉल है, तो यहाँ तक ये आराम से गिर सकता है। ठीक है ना, तो उस ये चीज समझते हुए आप बाई करना। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अभी बाई कर लो यूएसडी जेपी बाई, और स्टॉप लॉस लगा लो आज 35.70 का, और टारगेट लेके चलो 37 का। तो या तो ये ट्रेड आप अभी बना लो। दूसरा है कि आप इसको नीचे गिरने दो, फिर दोबारा बाई करना, फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस बैक मारेगा। तो दोनों स्थिति में आप काम कर सकते हो। अब ये मत करना कि यहाँ पे आपने एक शॉर्ट पोजीशन बना ली, बनाने को बना सकते हो 36.70 पे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा रिस्की मैटर हो जाएगा। हाँ 20 10 20 30 पिप के लिए खेलना है तो खेल सकते हो, लेकिन विद स्टॉप लॉस। अगर 136.70 के ऊपर कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका हाई टूटता है तो एग्जिट, नहीं तो आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एयूडी यूएसडी में भी मैंने अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। तो मैंने यहाँ 50% पे अपनी बिल्ड लगा रखी है 6725 पे बेचने के लिए। स्टॉप लॉस लगा रखा है 677 तो मैंने 80 पे लगा रखा है 6780 पे। ठीक है, तो मेरा माल बिक जाएगा 6725 पे। तो आप भी आपको बेचना चाहते हो तो ये बाउंस बैक मार सकता है 6725 पे, तो यहाँ पे शॉर्ट करना पोजीशन एयूडी यूएसडी को। स्टॉप लॉस लगाना 6780 का, और टारगेट आपके नीचे के रहेंगे। अब हम आते हैं गोल्ड की। गोल्ड पिछली बार भी 2000 के लेवल से सपोर्ट लिया, इस बार भी 2000 के लेवल से सपोर्ट लिया। तो 2000 का ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस आपका 2030 के आसपास एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपका 2040, 2040 2050। तो अगर 2040 के ऊपर भी 2 2 घंटे की दो कैंडल अगर बंद हो जाती है तो यहाँ से प्रीवियस हाई को तोड़ देगा, ये प्रीवियस हाई को तोड़ देगा। अगर 2040 के ऊपर 2 घंटे की दो दो कैंडल बंद नहीं होती तो यहाँ से बहुत जल्दी 2000 को तोड़ के 1980 आपका आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाना चाहते हो या 2030 पे बनाना चाहते हो। तो जितना आप ऊपर बनाओगे उतना आपका स्टॉप लॉस नजदीक रहेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि आपको ज्यादा नहीं तो 2025 के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 2040 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यानी दो दो घंटे की दो कैंडल का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट आपको नीचे 1980 के टारगेट आपको लेके चलने चाहिए गोल्ड के अंदर। अगर 2040 के ऊपर दो दो घंटे की दो कैंडल क्लोज हो गई तो आउट, यानी उनका अगर हाई कट गया तो आउट, नहीं तो मैं आपको पोजिशन ट्रेड दे रहा हूँ, ये 1980 आके रहेगा, 1980 आपका गोल्ड आके रहेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसने 2 बार सपोर्ट बचाया है, लेकिन जब बचा के बाउंस बैक मारा है इसने तो उसने प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं तोड़ा है। अब यहाँ पे इसने बचाया है, ऊपर जा रहा है, तो प्रीवियस स्विंग हाई को उसने नहीं तोड़ा है। उसके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब तक इस प्रीवियस स्विंग हाइस को नहीं तोड़ता है, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 1980 जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, बाइंग प्रेशर नहीं मिल रहा। बाइंग प्रेशर इसको नीचे मिल रहा है, ऊपर जाने पे इसको सेलिंग मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी एक अच्छे वैल्यू एरिया पे इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वैल्यू एरिया कौन सा है, वो मैंने आपको बता दिया, 2025 से 2030 एक अच्छा वैल्यू एरिया है शॉर्ट करने के लिए गोल्ड को। 2040 पे अपना स्टॉप लॉस रखें और नीचे 1980 तक का अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है, टारगेट बहुत बड़े दिए हैं, तो उस हिसाब से अपनी पोजिशन आप बना सकते हैं। फिर हम आते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई का आपका प्रीवियस स्विंग है आपका 171 के आसपास। एक आपका छोटा सा रेजिस्टेंस है 170.50 के आसपास।
तो स्कैल्पिंग के लिए आप चाहो तो 170.50 के आसपास आज या कल में कभी भी ये मारता है तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो आप जीबीपी जेपीवाई के अंदर। स्टॉप लॉस रखो 171 का क्लोजिंग बेसिस पे, और वहां से नीचे आपको 60-70 पॉइंट 100 पे आपको इजीली मिल जाएंगे आपको। मतलब 170-50 पे बेचोगे तो 169.50 आपको इजीली मिलेंगे 100 पे। ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपका 50 पिप का रहेगा इसके अंदर। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली स्ट्रेटेजी है, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो, लेवल्स को मार्कअप कर सकते हो। 170.50 के ऊपर देखना, इसका भी तरीका बता देता हूँ करना क्या है आपको। ये जैसे 170.50 पे जाता है तो आप आना 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट पे आ जाना, और देखना वहां पे अगर एम पैटर्न बन रहा हो आपका, ऐसा लोअर हाई बन रहा हो आपका, तो यहाँ पे आप एक सेल पोजीशन क्रिएट कर लेना। यहाँ पे लगाने के बाद 15, ये तो 2 घंटे का चार्ट है, 15 मिनट पे चार्ट पे अगर आपका ऐसे एम पैटर्न बन रहा हो तो यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट करना, वो बहुत जबरदस्त आपका काम करेगी और आपको अच्छी एंट्री देगी और अच्छे टारगेट्स देगी। तो ये एक तरीका होता है रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने का, कि हाई टाइम फ्रेम पे आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो और लोअर टाइम फ्रेम पे आप लोअर हाई को फाइंड आउट करो, तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगा आपको और अच्छी एंट्री पॉइंट देगी आपको। गोल्ड का सर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2025 से 2030 के बीच में बेचना है। स्टॉप लॉस रखना है 2040 का, यानी 2040 पे स्टॉप लॉस कैसे रखना है। यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं, दो कैंडल आपको ऐसे क्लोजिंग चाहिए, 2040 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और इस दोनों कैंडल का अगर हाई कट जाएगा तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। अदर और टारगेट हमारे नीचे 1980 के टारगेट। तो यहाँ पे 2025 से 2030 के बीच में हमें बेचना है, सिंपल है सर। और नीचे 1980 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 1970 का, और यहाँ से टारगेट रहेंगे 1990 के, 1995। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 1980 से 82 के बीच में आता है तो बाई करो, 1970 का ऐसा लगाओ, 1990 का टारगेट और 1995 का दूसरा टारगेट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें प्ले कर सकते हो पूरे वीक के अंदर, पूरे वीक की रेंज मैंने आपको बता दी। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है, कोई और आप करेंसी पेयर में पूछना चाहते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं सर। मास्टर जी क्लियर हो गया सर आपको गोल्ड का? सर यहाँ से सेल कर सकते हैं। सर वो आपकी इच्छा है, मेरा लेवल तो 2025 से 2030 है सर। ओके, थैंक यू। देखो ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर। ठीक है ना भाई, नीचे तो देखो मेरे को लग रहा है अभी आपका रिस्क एपेटाइट क्या बोलता है, आप एक्स्ट्रा 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल यूएसडी सीएचएफ, देखो डॉलर इंडेक्स तेज है, लेकिन आज इंटरडे में अगर मैं बात करूं, इंटरडे में मैं भी शॉर्ट पोजीशन में बैठा हूं, लेकिन ये कभी भी रिस्की है शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि कभी भी ये हाई तोड़ते हुए, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है, ये कभी भी अगर तोड़ दिया तो ये 9050 तक ऊपर मारेगा। तो दो काम देखो मैंने कैसे ट्रेड लिया है, मैंने तो इसको 8965 पे यहीं पे शॉर्ट किया है, और मेरे शॉर्ट करने के बाद तो 10-11 पे अगेंस्ट भी चला गया, और अभी भी 1-2 पे अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है ना। लेकिन मैंने अपनी बाइंग की बिड भी लगा रखी है 90 के आसपास। यहाँ पे अगर ये तोड़ेगा तो मैं बाई भी करूंगा, और अगला टारगेट मेरा 9050 का होगा। नहीं तो नीचे कहीं पर भी मेरे को ये 20 पे 25 पे देगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। ओवरऑल यूएसडी सीएचएफ आपका तेज है, लेकिन कब? जब ये 900 के ऊपर आपका ब्रेकआउट मारे तब। उससे पहले ये वीक है, उससे पहले ये नीचे आपका आ सकता है 8935, और कहीं पर भी आपका ये नीचे आ सकता है 8900 तक भी आपका ये नीचे आ सकता है। शॉर्ट टर्म एक करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट कभी भी ऊपर की तरफ मार सकता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म ये 8940 और 8920 तक शाम तक आ सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है। ठीक है बिल्कुल। यस एनी सर। अदर करेंसी पेयर? कल्पेश नो। जी एयूडी जेपीवाई ठीक है। एयूडी जेपीवाई सर आपका तेज है, आज ये आपका 91.50 तक जा सकता है। और एयूडी जेपीवाई के पेयर की खास बात है, जेपीवाई पेयर जितने भी है ना सब साथ चलते हैं। अगर आप देखोगे एनजेडी जेपीवाई, ये भी आपका तेज है, लेकिन सब पेयर का एक बार कोरिलेशन चेक कर लिया करो कि सब ने सेम पैटर्न बनाया हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई डाइवर्जेंस दे रखा है किसी ने कुछ भी। ये देखो एनजेड कैट जेपीवाई देखो, ये भी देखो। तो एयूडी जेपीवाई सर आपका ऊपर जा सकता है 91.50 तक, 91.50 तक आपका ऊपर जा सकता है।
ठीक है कल्पेश जी। बीच बीच में ये टर्न अराउंड जैसे 91.20 तक गया, वहां से टर्न अराउंड हो गया, थोड़ा सा नीचे मार गया, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, रास्ता खुला हुआ है इसका 91.50 तक। आई होप आपने इतनी बड़ी मूवमेंट देख के डेफिनेटली इसको शॉर्ट किया होगा। तो कई बार क्या होता है ना, पेयर्स देखो जब मूवमेंट पकड़ते हैं, यहाँ देखो, जब मूवमेंट पकड़ते हैं तो जबरदस्त पूरे दिन हाई रखते हैं, फिर अगले दिन भी देखो पूरे दिन हाई बनाया, फिर अगले दिन भी हाई, और फिर ले जाके इसने नीचे मारा। तो 3 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में कितना पे इसने कर दिया? मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ 88.70 और 92 पॉइंट, मतलब 400 पे, 350 400 पे इसने 3 दिन में खींच दिए। तो कहाँ तक आप शॉर्ट पोजीशन को मैनेज करो? क्योंकि जब ये भगता है तो ऐसे ही भगता है, ये देखो यहाँ पर भी देखो, ऐसा पूरे दिन ऊपर रखा, फिर अगले दिन पूरे दिन ऊपर रखा, तो 2 दिन तो कम से कम ये तेजी बनाता बनाता है। और तीसरे दिन बना दे तो सुमन मतलब कुछ कह नहीं सकता। ठीक है ना, तो आज अगर तेजी बनाइए तो 99% ये पूरे दिन तेजी बनाएगा, और शाम तक ये 91.50 ही बंद करेगा इसको ऊपर, और अगले दिन हो सकता है और ऊपर कैच दे, नहीं तो ये यहाँ से एक बार नीचे ला सकता है। यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है इस जोन से, सेलिंग प्रेशर। एनी अदर करेंसी पेयर? कोई और करेंसी पेयर के बारे में आप बात करना चाहते हैं? ठीक। तो दोस्तों आज हम स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं, और आज की स्ट्रेटेजी का नाम है वीवैप। जनरली ये जो इंडिकेटर है वीवैप, सिल्वर बता देता हूँ सर। सिल्वर भी सर मेरे को तो अभी खैर वीक लग रहा है, जब तक ये 24.30 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक तो ये थोड़ा सा मंदा लग रहा है। लेकिन अगर 24.30 के ऊपर ही खड़ा हो गया तो ये $25 तक ऊपर जा सकता है, लेकिन $25 तक भी जाएगा तो भी मेरे को वीक लग रहा है। मेरे को लग रहा है इसको अब नीचे $23 तक कम से कम नीचे आना चाहिए, $23 तक इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा डबल टॉप भी बना था, उसके बाद इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को भी तोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से तो सेल ऑन राइज कैंडिडेट है ये। अगर मैं 24 पे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नीचे आएगा, 25 तक आ जाएगा, तभी मेरा व्यू सेम रहेगा कि ये यहाँ से नीचे मार सकता है। जब तक ये 25.50 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं इसमें सेलर हूँ। 25.50 के ऊपर सस्टेन कर गया तो शायद मैं यहाँ से बायर हो जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं बाइंग करना रिस्की है। बाइंग अगर चाहो कर सकते हो, इस अजम्पशन में कि शायद ये वाला स्विंग लो ना तोड़े, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर भग जाए, तो वो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ट्रेडिंग के अंदर, वो तो देखो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है ना, श्योरिटी कभी भी नहीं आएगी आपको। तो लेकिन ट्रेंड के हिसाब से मैं इसमें सेल में हूँ। मेरे से अगर पूछोगे तो मैं यहाँ पर भी सेल करूंगा, और $25 जाएगा तो वहां पर भी सेल करूंगा, और 25-50 का स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस में, और नीचे 23 का टारगेट लेके चलूँ। ठीक है कल्पेश जी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे वीवेप इंडिकेटर की। जनरली ये जो इंडिकेटर है आपका स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा काम आता है, और ये जो इंडिकेटर है बेसिकली आपका स्मार्ट मनी, जैसे इंडिया मार्केट्स में मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड्स वाले, बड़े हेज फंड्स वाले लोग इस इंडिकेटर को यूज करते हैं अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, अपने पोजीशन की एक अच्छी एवरेजिंग के लिए, कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग के लिए ये वीवेप इंडिकेटर का यूज करते हैं। जनरली जो रिटेल ट्रेडर होता है भारतीय बाजारों के अंदर, वो इसका यूज करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा खेल होता है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम का ही सारा खेल है, और वॉल्यूम जहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे ये वीवेप इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब वीवेप इंडिकेटर आपका बना बनाया मिल जाता है। कैलकुलेशन थोड़ी सी समझा देता हूँ ये लोग करते क्या। ये क्या करते हैं सर, पहले निकालते हैं टिपिकल प्राइस। टिपिकल प्राइस का मतलब क्या होता है? एवरेज प्राइस। जैसे प्रीवियस दिन का ही निकालते हैं, हाई प्लस लो प्लस क्लोज। पिछले दिन का हाई लो क्लोज निकाला, उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो क्या निकला आपका? टिपिकल प्राइस। अब ये क्या करते हैं, हर 1 मिनट का, जनरली और इंडिकेटर में तो कैलकुलेशन क्या होती है, टिक बाय टिक होती है। क्या होती है? टिक बाय टिक। लेकिन वीवेप इंडिकेटर के अंदर ये हर मिनट का, 1 मिनट का वॉल्यूम लेते हैं, और इस वॉल्यूम को ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टिपिकल प्राइस।
इस टिपिकल प्राइस। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये निकालते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम निकालते हैं आपका, और ये जो वॉल्यूम और टिपिकल प्राइस है, हर 1 मिनट का जो भी निकलता है इसको भी ऐड करते रहते हैं, यानी हर मिनट के वॉल्यूम को ये ऐड करते रहते हैं। ऐड करते रहेंगे कि पिछले मान के चलो 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम हुआ 10 लाख शेयर का, ठीक है ना। इस बार हुआ 5 लाख शेयर का, तो अगले मिनट कितना हो गया, 15 लाख क्यूमुलेटिव हो गया। तो ऐसे ऐड करके और फिर उसको डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तभी वीवैप इंडिकेटर निकलता है। इसका नाम ही है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये आपका लगता कैसे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, लिखेंगे वीवैप, तो सबसे पहले आएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये इस वाले इंडिकेटर पे आप क्लिक कर देंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे। मैं एक बार अपर बैंड और लोअर बैंड हटा देता हूँ। एक्चुअल में वीवैप इंडिकेटर ये वाला है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ठीक है ना। जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर प्राइजेस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहे हैं तो बाई करना चाहिए, और नीचे चल रहे हैं तो सेल करना चाहिए। ऊपर चल रहे हैं तो बाई करना चाहिए, और नीचे चल रहे हैं तो सेल करना चाहिए। जनरली जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो उल्टा करते हैं। जब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसेस के नीचे चल रहा होता है प्राइजेस, तो वो बाई करना चालू करते हैं। ऊपर चल रहा होता है तो वो सेल करना चालू करते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, जब ऊपर जाता है तब बाई करते हैं, नीचे जाते हैं तब सेल करते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी मतलब सोच है। अब उनको क्या होता है ना, उनको कई 500 करोड़ का डील उठानी है, मान के चलो किसी शेयर में 500 करोड़ की डील उठानी है, या 1000 करोड़ की डील उठानी है। तो एकदम से अगर वो बाइंग करेंगे तो उनकी जो एवरेज है वो बिगड़ जाएगी, बाजार में स्लिपेज भी आ जाएगी। तो इसलिए वो एवरेज को बनाने के लिए या प्राइस को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, अगर मान के चलो वो यहाँ से बाइंग चालू करेंगे, तो यहाँ से जब बाइंग करेंगे तो इस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस तक आते आते उनकी एवरेज बन जाएगी अच्छी वाली। अगर मान के चलो उन्होंने ऊपर बाइंग चालू कर दी तो उनकी एवरेज बिगड़ जाएगी, उनकी एवरेज बिगड़ जाएगी। तो इसलिए वो एवरेज को बनाने के चक्कर में हमेशा नीचे बाइंग करते हैं और ऊपर सेलिंग करते हैं। तो इसका भी मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे यूज करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। लेकिन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं फॉरेक्स में, इसको हम देखेंगे। इसमें इस इंडिकेटर के अंदर इन्होंने एक बैंड बना दिया है, एक बैंड ऊपर बना दिया, एक बैंड नीचे बना दिया, जैसे बॉलिंजर बैंड के अंदर हम बनाते हैं, बॉलिंजर बैंड के अंदर हम बैंड बनाते हैं, वैसे एक बैंड बना दिए। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का है। यानी जैसे बॉलिंजर बैंड में क्या है, बॉलिंजर बैंड में कितने स्टैंडर्ड डेविएशन की सेटिंग है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की सेटिंग। तो उसमें क्या 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लगाए इन्होंने, क्या किया वी वेब के ऊपर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दिया। तो ये बैंड है, एक बैंड ऊपर एक बैंड नीचे, बस सिंपल है। सिंपल बॉलिंजर बैंड की टाइप की तरह, बस कैलकुलेशन डिफरेंट है। वो आपका मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड है, ये आपका वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब इसको यूज करना कैसे है? इसमें हम एक 1000 पीरियड्स का ईएमए लगाएंगे, 1000 पीरियड का ईएमए लगाएंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। पहले मैं आपको पोजिशनल बता देता हूँ, फिर मैं आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं। लगा लिया सब लोगों ने, वीवीएफ इंडिकेटर लगा लिया, मूविंग एवरेज लगा लिया। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 1 अप्रैल। देखो दोस्तों, करना क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग बता रहा हूँ मैं आपको। प्रॉफिटेबिलिटी आप अपने हिसाब से देख लेना कि कहाँ पे आपको निकलना है। ठीक है ना। स्टॉप लॉस का सिंपल सा क्राइटेरिया है इसके अंदर कि अगर मान के चलो आपने ट्रेड में एंट्री लिया और आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं मिला, मतलब जो आपने सोचा है 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 40 पे, जो भी आपने सोचा है वो नहीं मिला आपको, तो अगर ये सेल दे देगा तो सेल कंडीशन जैसे ही मैट हो जाएगी इसकी, तो जितने का भी लॉस हो, 50 पिप का, 100 पिप का, वो लॉस आपको बुक करके शॉर्ट पोजीशन के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, और तभी आपका प्रॉफिट इसमें निकलेगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है,
जब ये तीनों लाइनें बैंड की, एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरी लाइन, जब तीनों लाइनें आपकी ऊपर चली जाती हैं इस 1000 पीरियड मूविंग एवरेज, उसके बाद आपको इस जोन पे देखना है कि इस जोन से पहले कोई हाई लगा है क्या। ये वाला हाई लगा है, यानी जब ये नया हाई कटेगा तभी मोमेंटम क्रिएट होगा ऊपर की तरफ। इस हाई के ऊपर हम जाएंगे, इसका हाई है 1.2113। इसका हाई जैसे ही कटेगा हम बाय ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे हाई लगाया 2141, और कितना हाई लगाया 2198। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपने बाय कहाँ किया था, एकदम हाई पे 2113 पे। हाई कितना लगाया 2198। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है ये आप लोगों का डिसीजन है। पहले मैं पोजीशन बताता हूँ, फिर मैं स्कैल्पिंग ट्रेड भी बताऊंगा आपको। ये देखो हाई कितना लगाया 2285, 2343, 2361, 2423। आप देख रहे हैं कितना हाई लगा दिया। लेकिन ये हाई आपको मूवमेंट हमेशा ऐसी नहीं मिलेगी, तभी कभार मिल, कभी कभार ही मिल पाएगी आपको। क्योंकि ये रीजन क्या है कभी कभार मिलने का इसके अंदर, कि ट्रेंड हमेशा मार्केट में एक जैसा नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड है तो 400 पिप का अप ट्रेंड खींच दिया, डाउन ट्रेंड है तो 400 पिप का डाउन ट्रेंड, ये यदा कदा ही आपको मिलता है। अब देखो यहाँ पे तीनों लाइनें अगर नीचे आ गई इस मूविंग एवरेज के, तो इसके लो के नीचे हमें सेल करना था, जो कि आपका नहीं कटा। तो इसको हम सेल ट्रेड नहीं लेंगे, अभी तक हमारा बाय ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, इस जोन पे सारी की सारी वीवेप लाइनें नीचे आ गई मूविंग एवरेज की। आप देखेंगे कि इससे पहले कोई लो लगा है क्या, ये वाला लो लगा है। इसके लो के नीचे हम इसको शॉर्ट कर देंगे। इसका लो है आपका 1.2408। कितना लो लगाया 2357। ऑलमोस्ट आपका 40 से 45 पिप का लो लग गया। अब ये देखिए यहाँ पे फिर इसने यहाँ पे बाय कराया, तीनों लाइनें ऊपर चली गई। इस हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इसका हाई है आपका 2450, कंटिन्यूस चलता जा रहा है। अभी तो कोई भी तीनों लाइनें इस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आई है, कम से कम हाई देखो कितना 2507। तो तीनों लाइनों ने यहाँ पे क्रॉस किया, लेकिन इसका लो नहीं तोड़ा, तो हम शॉर्ट ट्रेड में नहीं जाएंगे, बाय ट्रेड में बने रहेंगे। ऊपर आ गया प्राइसेस, और ऊपर मार दिया प्राइसेस। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्राइसेस इस लेवल से 2500 से और नीचे 2400 आ जाए या 2390 आ जाए, तो आपकी दिलों की धड़कनों का बढ़ना बिल्कुल तय है। आप सोचोगे ये बहुत ज्यादा गिर गया, अब तो क्या ही ये रिकवरी मारेगा, ये तो अब यहाँ से और नीचे जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है। अब इसका भी लो कटने का क्यों वेट करना। अभी तो यहाँ पे फिर भी 20 पे ऊपर अपना माल बिक रहा है, एग्जिट कर रहे हैं, 20 पे कम लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे बेच देते हैं। आपने डर के मारे यहाँ बेचा, और सीधी प्राइस मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। ये गलती दोस्तों कभी मत करना, इसलिए मैं कहता हूँ पेशेंस के साथ रखो, ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करो, लॉस से डरो मत। लॉस से डरोगे तो मार खाओगे। ये देखो तीनों लाइनें नीचे, इसका लो नहीं कटा, प्राइजेस अभी भी ऊपर। सिस्टम में बने रहोगे, वैसे भी तो लॉस लेते ही हो ना बड़े बड़े, सिस्टम का लॉस लेने में क्या दिक्कत है। देखो कितना ऊपर आ गया, 2600 कुछ 2650 आ गया, 2662। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो मारा, तीनों लाइनें यहाँ पे आ गई। इसके लो के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। ये लो है आपका 2496, लो मार दिया अभी 2444 आपके सामने। 50 पे ऑलरेडी मिल रहे हैं, अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी भी शॉर्ट पोजीशन में बना हुआ है। अभी भी शॉर्ट पोजीशन में ये बना हुआ है। ये रिसेंट ट्रेड है, यानी फ्राइडे के दिन मेरे को शॉर्ट पोजीशन मिल गई थी इसके अंदर 2496 पे, और मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल रहा था। अभी मैं चाहूँ तो मैं देखूंगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, मैनुअली मैं देखूंगा ये वो जोन है जहाँ से गिरा था। तो 2520 से 2540 के बीच में मैं वापस शॉर्ट पोजीशन चाहे तो बना सकता हूँ। तो मैं आपको स्कैल्पिंग बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे चलो शॉर्ट पोजीशन बना लिया, यहाँ से 10-20 पिप मिला, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया और वीवीएफ की तीनों लाइनें ऐसे ऊपर चली गई, तो आपका स्टॉप लॉस भी तो नजदीक है, तो यहीं 30-40 पिप के नुकसान में आप बच जाओगे। यहाँ पे फिर आप बाई ट्रेड में बैठ जाना, लॉस काट के। और नहीं तो अगर ये वापस नीचे आ गया तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज स्कैल्पिंग ट्रेड की, जब मान के चलो तीनों लाइनें ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, और आपको पता है इसके लो के नीचे मेरे को सेल करना है, तो आप क्या करो, आप यहीं पर ही एक बाई ट्रेड ले लो।
पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इसका लो नहीं कटा, मैं आपको पता लग गया ना, अभी 2470 मेरा बाय है, 2430 मेरा स्टॉप लॉस है, यानी 40 पिप का स्टॉप लॉस है। अगर तो ये ट्रेड चल गया तो ये ट्रेड मेरे को 100 पिप दे जाएगा या 50 पिप दे जाएगा, वॉट एवर। अगर ये ट्रेड नहीं चला तो जाने के लिए कितना है मेरे पास, खाली 40 पिप है। यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन बना दूंगा, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 0.01 की जगह 0.02 पोजीशन आप सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। पहली कंडीशन, ये देखो यहाँ पे भी कितना बढ़िया था, तीनों लाइनें नीचे आ गई वी वेब की। इसके लो के नीचे बेचना था लेकिन गया नहीं, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। बाय कर लिया, ये स्टॉप लॉस लगा दिया, सीधी मूवमेंट। ये आपका जबरदस्त एक ट्रेड बन सकता है आपका। अब ये देखो, यहाँ पे नीचे गए, यहाँ पे मैंने बाय करा, लेकिन यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस कट गया, कट गया, कट गया, कोई बात नहीं, नीचे कवर अप हो जाएगा अपनी। अगर इस ट्रेड में भी कवर अप नहीं हुआ तो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें यूरो यूएसडी में और दिखा दूँ। मैं आपको यूरो यूएसडी में और दिखा दूँ। ये तो पीछे से आपका बाई चलता आ रहा है। आप एक काम और कर सकते हो, कि जब प्राइजेस आपके 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज को टच करते हैं और वी वेब की तीनों लाइनें आपकी ऊपर की तरफ रहती हैं, तभी भी आप इसके अंदर एक बाय ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे आप 15-20 पिप का एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं इसके अंदर। ये तो ऊपर आपका पहले से ही चल रहा है बाय ट्रेड में, जबरदस्त मूवमेंट दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे। यहाँ पे प्राइजेस ने टच किया, यहाँ पे बाय ट्रेड लिया, ये नीचे भी आ गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है, एक बार जरूर ये बाउंस बैक मारेगा। अगर नहीं भी मारेगा, तीनों लाइनें नीचे आ गई, तो आप पास में आपका एग्जिट लेवल होगा, लेके निकल जाना। नहीं तो ये 99% आपको प्रॉफिट देगा स्कैल्पिंग में, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देगा, बस इसमें आपको मास्टरी करने की देर है। हम्म, एकदम एकदम फास्ट मूवमेंट आया है नीचे, यहाँ पे तीनों लाइनें क्रॉस हुई, इसका लो नहीं तोड़ा। यहाँ पे अगर हमने बाय किया होता तो सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। फिर देखो, फिर तीनों लाइनें नीचे आई, इसका लो नहीं तोड़ा, यहाँ पे बाय कर लेते। ये देखो, ये मूवमेंट आपको मिल रहा है, अभी तक ऊपर चल रहा है यूरो। यहाँ पे समझना, यहाँ पे तीनों लाइनें नीचे आई, इसका लो तोड़ दिया। इसका लो कितना है आपका, 1.0964। लो कितना लगाया, 943। 20 पिप दे दिए, प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है, मान के चलो आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ भगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाय करेंगे अब इसके हाई के ऊपर। ये हाई है आपका 1.1008। यहाँ पे शॉर्ट कितने पे किया था, 964 पे। तो मान के चलो यहाँ पे मेरा 40 पिप का या 50 पिप ले लेते हैं, 50 पिप का नुकसान लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 0.02 बाई कर लूँ। ऊपर कितना मूवमेंट गया, 1.1091। 70-80 पिप का मूवमेंट गया। आपने डबल लॉट बाई किया था, पिछले ट्रेड में लॉस कितना था, 50 पिप का, और डबल लॉट के हिसाब से 100 पिप कम से कम मिल गए आपको। लॉस कवर, प्रॉफिट बुक। फिर बार बार आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप बाई कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो, यहाँ पे आपने बाई किया, ये नीचे आके कोई डरने की जरूरत नहीं है। वापस ऊपर चला गया, अपर बैंड पे आपने बेच दिया। 2 बार करना है बस, ज्यादा नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखो, उसने तीनों लाइनें आपकी आगे नीचे, इसके लो के नीचे मैंने शॉर्ट कर दिया। इस कैंडल का लो है आपका 1.100। लो कितना लगाया, लो कितना लगाया, 1.0941। अच्छा खासा 60 पिप मिल रहे हैं, और भी नीचे आ गया जबरदस्त। ये देखो अभी तक नीचे चल रहा है, 1.100 से अभी तक ये नीचे चल रहा है, और आपके सामने की कितना लो उसने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी वीवेब पे है, गोल्ड पे इसको ट्राई मत करना।
गोल्ड पे अलग टाइम फ्रेम, अलग कुछ कंडीशंस रहेंगी वीवेक की, अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगाओगे तो मर जाओगे, तो ये गोल्ड पे मत यूज करना, करेंसी पेयर्स पे यूज करना, उस पर आपको अच्छा काम देगी। ये पहले मैं इसके एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो एक क्वेरीज है, आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का प्रेजेंटेशन ओवर हो गया है। और इस स्ट्रेटेजी को आप यूज करो, बहुत जबरदस्त है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी, मैं 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? जी सर, समझ में आया। समझ में आ गया? तो उसको आप यूज करो, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत शानदार चीज है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको देगी। और यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में तो शानदार प्रॉफिट देगी। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।